हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट में फिर से हाजिर हूँ हिंदी के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो वैसे तो ये हिंदी के जिस भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों के द्वारा, योजक माने होता है जोड़ना, योजकों के द्वारा जुड़ गए हों तो उन्हें क्या कहेंगे। जब ये वाक्य आपस में जुड़ गए तो भाई क्या कहेंगे, इन्हें संयुक्त हो गए हैं वो, तो इन्हें कहेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, पहले का आंसर ये है। अगला है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, किसी भी बोली का क्षेत्र, और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वो बोली क्या बन जाती है, वो वाला क्षेत्र बोली का क्या बन जाता है, वो भाई वो बोली का जो वो है वो बन जाती है उपभाषा। ठीक है, मेन भाषा तो नहीं रहती, लेकिन अगर उसमें साहित्य की रचना होने लगे तो वो उपभाषा बन जाती है। अगला है जिस ध्वनि की गणना न स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में। ठीक है, 52 ध्वनियाँ हैं हमारे पास स्वर और व्यंजन के रूप में, है ना। अब उसमें कुछ ऐसे हैं जिनकी गणना ना तो स्वर में होती है ना व्यंजन में, तो उन्हें हम अयोगभा कहते हैं। और अयोगभा जो होते हैं वो अंग और आहा, ये दोनों अयोगवा होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर ये लिखे भी हैं। अगला यहाँ पर है कि स्वतंत्र तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। सघोष, ये पिछली वीडियो में बताया था सघोष कौन होते हैं, और अघोष। ठीक है, तो इसमें 2 स्वर तंत्रियों को, तो ये देखिए सघोष और अघोष, क्योंकि अघोष को बोलने में इतनी ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है हमारी स्थिति जितना सघोष को। तो जो हमारे जितने भी ये जैसे का वर्ग चा वर्ग ये सब जो हैं, इनके पहले 2 होते हैं वो अघोष होते हैं, का खा, और ग घ घ अणा ये सघोष होते हैं। इनमें पिछली ऐसी चा और छा अघोष होंगे और उसके बाद वाले 3 सघोष होंगे। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में ये लिखा है यहाँ पर 4 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। अब इसके बारे में पूरा यहाँ मैं बताती हूँ। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से भी और क्रिया से भी, इन चारों से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, और इसकी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, के टी एम दो, जो इन्हें पढ़ने का तरीका है। के फॉर क्या होता है, के फॉर कंठ, और चा वर्ग, टी फॉर तालब, और एम फॉर मूर्धन, है ना, और डी फॉर दंतव, ओ फॉर ओष्ठ, इसी से है। तो ये 5 वर्ग में कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, 5 व्यंजन तो होते हैं। तो पचम ये 5 हैं, तो पचम 25, तो कितने होंगे टोटल 25 स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श हमारे मुंह के किसी न किसी पार्ट को स्पर्श करके इन्हें बोला जाता है, इसीलिए हम इन 25 को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्वर ए और ए के बारे में पूछा है कि इनका उच्चारण स्थान, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य है। ठीक है, ए और ए को कंठ से भी आवाज और तालु पर जाकर जीभ भी लगती है, तो इनका उच्चारण स्थान ये है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर बताए थे। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व से ज़्यादा दुगना समय दीर्घ में लगता है बोलने में, इसीलिए दीर्घ, और दीर्घ से ज़्यादा समय प्लुत में लगता है। तो इसमें दीर्घ से ज़्यादा पूछा है तो प्लुत में, प्लुत इसका आंसर है। प्लुत में केवल एक ही आता है, ओम। ओम जो होता है वो, ओम को बहुत देर लगती है बोलने में, जबकि छोटा आ जो है वो कौन सा है, ह्रस्व स्वर है, जबकि बड़ा आ जो है वो दीर्घ स्वर है, तो इससे ज़्यादा समय लगा, है ना। ऐसी ई जो है ह्रस्व स्वर है और ह्रस्व, और ये दीर्घ स्वर है। अब जब ओम आप बोलेंगे, चाहे ओम को आप ऐसे लिख लीजिए चाहे ओम को आप ऐसे लिख लीजिए, बोलने में इससे भी बड़े आ से ज़्यादा या बड़ी ई से ज़्यादा समय लगेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तालव्य है भाई, आप अपने आप बताइए किस व्यंजन का। आपको के टी एम 2 तालु वाले ये आ गए, चा वाले च छ ज वाले जितने भी होंगे, तो चा वाले में कौन सा आएगा, झा आता है चा वाली श्रेणी में, तो झा इसका उत्तर होगा। देखो बिल्कुल आपको देखना भी नहीं पड़ेगा कि उत्तर क्या होगा इसका। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई का मतलब क्या है
कि उसका अर्थ निकल रहा हो। अगर आपने क लिख दिया तो इसका अर्थ निकल रहा है नहीं, अगर आप वर्ण बोलेंगे। और अगर आपने कल लिख दिया, एक आपने शब्द बना दिया, तो इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो शब्द होती है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। याद रखना, सार्थक अगर लघुत्तम इकाई, अगर केवल इकाई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, वर्ण। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं भाई? तो स्वर संधि आपको बता दूं मैं, 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ स्वर और वृद्धि संधि और यण संधि और गुण संधि और कौन सी, अयादि संधि, है ना। 5 प्रकार की होती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि। इसके बाद चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो भाई चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई ये मात्रिक छंद है, तो इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। वार्णिक स्वर्ण में वर्ण गिने जाते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद मैं आपको यहाँ पर बता दूँ 4 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के छंद होते हैं, वार्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद, और इसके साथ साथ वार्णिक व्रत छंद। तो ये मात्रिक, वार्णिक और वर्णिक व्रत और मुक्त छंद। मुक्त छंद होते हैं जिनमें मात्रा और वर्ण कुछ नहीं गिने जाते, और इनमें वर्ण के साथ वो भी बिल्कुल पूरा गिना जाता है। ये वार्णिक वर्ण और इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। कौन सा वार्णिक छंद है इसमें पूछा है? तो इसमें सवैया जो है वो वार्णिक छंद है। ये तीनों मात्रिक छंद है, रोहा, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सवैया वार्णिक छंद है। इसके वर्ण गिने जाते हैं, हर लाइन में समान वर्ण होते हैं अगर वर्णों को गिना जाए तो। छंद पढ़ते समय आने वाला जो विराम होता है लास्ट में, उसको क्या बोलते हैं? तो यति बोलेंगे। यति माने होता है समाप्त होना, तो यति इसका अर्थ है यहाँ पर। छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो छप्पय विषम छंद में आता है, ठीक है। छप्पय किस प्रकार का छंद है? विषम छंद। और इसमें रोला और उल्लाला छंद दोनों आते हैं। और 6 इसमें लाइनें होती हैं, ठीक है, 6 पंक्तियाँ होती हैं, 2 तो रोला होती हैं और 4 उल्लाला होती हैं। ये भी बता दूँ। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलिया जो होती है उसका पहला शब्द और लास्ट शब्द सेम होता है। इसी से पता चलता है कि ये कुंडलिया है जो हम पढ़ रहे हैं, हाँ, ठीक है। उपमेय में उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? ठीक है, उपमेय और उपमान उसमें पढ़ते हैं आप अलंकार में, तो उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसमें कल्पना वाली स्टोरी चलती है, ठीक है। तो जिसका वर्णन करते हैं जिस चीज़ का हम, वो होता है उपमेय, और जिस वस्तु से तुलना करते हैं उसकी, वो होता है उपमान। जैसे चांद का सा मुखड़ा, तो हम किससे उसकी तुलना की जाती जिस वस्तु से, तो चांद से तुलना कर रहे हैं तो चांद है उपमान, और वर्णन किसका कर रहे हैं हम? मुखड़े का, तो मुखड़ा हो गया उपमेय, ठीक है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो वो रूपक अलंकार होता है, ठीक है। रूपक अलंकार याद रखना क्या होता है? रूपक अलंकार। अगला है मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो हैं वो आपको 6 प्रकार के देखने को मिलेंगे। देखो हाँ, 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास और द्विगु समास, ठीक है। 5-6 प्रकार के हो गए, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अब इसमें बताना है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें यह गाय का असली घी है। ये गाय का घी असली है ये नहीं, ये गाय का असली घी है, ये बिल्कुल सही है। कहते नहीं असली घी है, नकली है, घी असली है नकली है नहीं बोलेंगे। सीमा तेज चलती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण बताइए। तो इसमें चलना क्रिया तेज, विशेषता तेज है इसकी, ठीक है। क्रिया की विशेषता तेज है, तेज इसका उत्तर होगा। यहाँ पे सी है, देखो ये तेज जो है इसका ऑप्शन सी, ये इसका उत्तर है। अगला अब आते हैं 53वें प्रश्न पर। इसमें पूछा है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है, ठीक है। इससे पहले जो है ये वाला सीमा तेज चलती है वाला क्वेश्चन तो जो है क्वेश्चन हमने कर लिया था। अगला इसमें प्रश्न है यही, तो इसमें यहाँ शत्रु से खतरा का डर है, ये गलत है। यहाँ शत्रु से खतरा है, शत्रु से डर का खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरे का डर है, नहीं, यहाँ शत्रु से खतरा है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आप इसको रीड करेंगे तो भी ठीक है, देखो बी आ गया इसका ऑप्शन। अगला है यहाँ पर, ये देखिए, वह एक कार्य से, तो बिल्कुल सही लिखा है ये। अब आवश्यक गया है बाहर, इन तीनों की क्रम संख्या बतानी है। तो वह एक कार्य से क्या है इसमें होगा, यहाँ पर नहीं, ये वह एक कार्य एक ठीक है, एक कार्य से एक, वहाँ पर ये नहीं, ये इसको इस तरह से है, वह एक
वह एक। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे आएगा आवश्यक, ये चौथा वाला पहले आएगा आवश्यक, फिर कार्य से तीसरा आएगा 4 और 3, और फिर छठा आएगा बाहर, फिर पांचवा आएगा गया है ना। छठे का ये देखो, ये पांचवें का है इस तरह से देखना है हमें, ये है ना। तो यहाँ पर आएगा 4 3 6 5, ये सीक्वेंस है 4 3 6 5, जहाँ भी होगा वो ऑप्शन ठीक होगा। तो वह एक, फिर 4 है आवश्यक, 3 है कार्य से, फिर छठ बाहर, फिर गया है। तो 4 3 6 5, 4 3 6 5 देखो इस ऑप्शन में है, तो इसका ये ऑप्शन। यहाँ पर क्रम से हमें मिलाना, पूरा एक सेंटेंस हमें बनाना है, लिखा है तो पूरा वाक्य की संरचना सही क्रम में करनी है, तो इसी तरह से होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम तत्व पूछना है। तो तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे ले जाते हो, मैंने आपको बताया जिसमें श्रा लगा हो, शा लगा हो, जिसमें ये वाली ऋ की मात्रा लगी हो, ऊपर की मात्रा लगी हो, नीचे वाली मात्रा लगी हो रा की। तो ये ज़्यादातर आप देखना अच्छा वाला हो, ज़्यादातर ये तत्सम ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सौभाग्य, इसमें सौभाग्य इस तरह से लिखा है, आधा अक्षर बना है, ये भी होते हैं, तो ये भी सही है। शाह बना है, देखो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन सिर जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। देखो सी इसका ऑप्शन है, सिर वाला। कर्कश का विलोम क्या होगा? बड़ी कर्कश आवाज़ है तुम्हारी, तो मधुर। कर्कश का विलोम क्या होता है? मधुर, आपकी बड़ी मधुर आवाज़ है, तो यहाँ पर ये है। इसके बाद है जो तोला और मापा जा सके, जिसे तोलते हैं और मापते हैं, तो वो परिमेय कहलाता है भाई। परिमेय चीज़ जो होती है, परिमाप माने केवल मापना होता है, तोल नहीं सकते। आयतन माने केवल उसको आप माप सकते हैं, तोल नहीं सकते आयतन में। परिमेय में क्या है? तोला और मापा जा सकता है, तो इसकी सी ऑप्शन होगा परिमेय। याद रखना, गलत मत करना इस क्वेश्चन को। खानदान में खान पान में कौन सा समास है? तो खान और पान, खान और पान, तो बीच में और लग गया ना, बीच में द्वंद हो गया खान और पान के बीच में, तो द्वंद समास है ये। हमेशा द्विगु वो होता है जिसमें नंबर का होता है सिस्टम। तत्पुरुष जिसमें कारक आते हैं, अव्ययी भाव जिसमें अव्यय होते हैं, तो इसका इस तरह से है। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन से? तो या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, जिन्हें हम अपने अंत से बोलते हैं। या, रा, घाटी से आवाज़ आती है, तो इसमें ला है ऑप्शन, तो ला जो है अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो इसके बाद है, इनमें से कौन सा अल्प प्राण और महाप्राण है? अल्प प्राण और नहीं, अल्प प्राण पूछा है, तो अल्प प्राण और महाप्राण जो होते हैं उसके लिए मैं पहले आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर हिंदी भाषा के जितने भी वर्ग हैं, का से लेकर पाँचों वर्ग, उसमें दूसरा और चौथा चरण हमेशा महाप्राण होता है। और जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? वो व्यंजन जिन्हें बोलने में ऊष्मा निकलती है, और ये आप बताएंगे क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है, इसमें भी दे रखे हैं। तो देखो दूसरा और चौथा, का वर्ग में का, खा, ग, घ, अणा लिखेंगे आप, तो दूसरा ये, चौथा ये हो गया। तो खा और घा ये महाप्राण है, देखो इसमें लिखा है खा और गा, और का और गा क्या होंगे? ये अल्प प्राण है। तो उसमें क्या महाप्राण पूछा है, अल्प प्राण, तो आप ऐसे ही लगा लीजिए। तो इसमें देखो का वाला और का, खा, ग, का और गा, और च, छ, ज, च और जा, ट, ठ, ड, फिर ता, था, ता, था, दा होगा, पा, फा, बा। तो ठीक है, ये बा इसमें होगा, फिर बा इसका अल्प प्राण होगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर को गृह भी कहते हैं, निलय, निकेतन, लेकिन व्योम नहीं कहते, तो व्योम इसका उत्तर होगा। अगला है यहाँ पर कि बाधा डालने का मतलब क्या होता है? रोड़ा अटकाना, है ना, रोड़ा अटकाना है ना, तो इसका अर्थ है, बड़ा ईजी है। 62वां है, को और के लिए किसका? तो संप्रदान के लिए होता है, तो संप्रदान होगा इसका सी ऑप्शन। कारक है, कारक के बारे में पूछा, कारक सब पढ़ लीजिएगा जितने भी हों। फिर है यहाँ पर भाववाचक संख्या के अंतर्गत गुण और दोष बताते हैं हम उसके, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। आभूषण, पक्षी ये नहीं, ठीक है, ये तो द्रव्य वाला हो गया, और ये सब ठीक है। इसके बाद महेश काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण क्या है? तो इस पतलून कैसी थी? काली, तो ये विशेषता है। पतलून की विशेषता क्या है? काली थी, और वही विशेषण होगा, तो काली इसका उत्तर होगा। ऐसे बड़ा इजी होती है हिंदी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो। 65वां है पर्यंक, पर्यंक का तद्भव क्या है? पर्यंक पलंग का तद्भव है, इसका तत्सम पर्यंक है, ठीक है। तो पलंग जो होता है उसका तद्भव
जो है वो पलंग है। तो 65 क्वेश्चन ये हो गए, यानी कि मैंने आपको 31 से 65 के बीच बताया, 30 तक पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे दोस्तों, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करी है। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।